बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको हिंदी साहित्य का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना होता है। आप 5 सेमेस्टर में हैं, यानी कि पंचम सेमेस्टर में है, 5th सेमेस्टर में है, तो आपको हिंदी के दूसरे पेपर में हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना होता है। हिंदी के राष्ट्रीय काव्य में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उसके बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर है। आपको बता दूं कि बहुत मेहनत करने के बाद में मैंने इसको बनाया है। आपको बता दूं कि जैसे ये आज अभी टाइमिंग आप देखेंगे तो ऊपर देखें, ये देखिए 3:15 ये रात के हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये मैं रात में वीडियो बनाया हूँ और आज अभी ये आपके समक्ष 8 बजे से लाइव है, शाम मतलब रात में, ठीक है। आज रात 8 बजे लाइव है, लेकिन ये कल रात मतलब कि कल रात या कि आज सुबह 3 बजे आप मान सकते हो। सुबह 3 बजे मतलब समझ रहे हो ना कि रात्रि में आप उस समय सो रहे होंगे, तभी वीडियो बन चुकी है हमारी। तो आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत करी है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चूँकि आप लोगों के लिए, राम मनोहर लोहिया वालों के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ। हर एक विश्वविद्यालय के लिए मैं जी जान लगा देता हूँ परीक्षा के लिए आपके। तो आपके लिए भी मैंने यह वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इसलिए समय मुझे नहीं मिल पाया दिन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि और मैं डेली आपके लिए प्रयास करता हूँ कि इस समय तो 1 महीना हो गया है कि मैं सुबह 4 बजे, सुबह 3 बजे, 5 बजे, किसी दिन 6 बजे तक मैं जगता रहता हूँ आप लोगों के लिए। ये आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं डेली का यही शेड्यूल हो गया है 1 महीने से। हमारे घर वाले भी परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। मैं कह रहा हूँ अभी मैं बच्चों के साथ हूँ और बच्चों के साथ रहूँगा। तो जब तक पेपर हैं आपके तब तक मैं इसी तरीके से मेहनत करता रहूँगा, चाहे जो भी हो जाए। आगे देखिए, तो पंचम सेमेस्टर का पेपर 2 में यही प्रश्न आ सकते हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने बनाया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का राष्ट्रीय का पेपर 2, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं कौन-कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं और उनके उत्तर को क्या-क्या तरीके से या कैसे-कैसे तरीके से आपको लिख देना है। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखें। खंड आ की बात करें तो खंड आ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा 50 शब्दों में प्रश्न करना होता है, तो ये सब बेसिकली चीज़ें हैं, ये सब आपको सभी को पता होगा। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन-कौन हैं बताएँगे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 16 तारीख को आपको पेपर है इसका ना? बिल्कुल, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन-कौन हैं? राष्ट्रीय काव्यधारा के जब आप प्रमुख कवियों की बात करते हैं तो उसमें कई सारे कवियों का और 1 आध 2 कवियत्री हैं उनका भी नाम आता है। अगर मैं बताऊँ राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में, तो एक तो सबसे पहली कवियत्री आप मान सकते हो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम हम ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त कविताएँ लिखी हैं, चाहे झाँसी की रानी कविता की बात करें और चाहे अन्य कविताओं की इनकी बात करें, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त जो है लेखिका रही हैं ये, ठीक है? और दूसरे विद्वान हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, पुष्प की अभिलाषा वगैरह इनकी रचना को आप पढ़ें, मज़ा आ जाएगा एकदम से। इसके अलावा आप देखेंगे केदारनाथ मिश्र जी। इसके अलावा आप लिख सकते हैं मोहनलाल महतो वियोगी, सोहनलाल द्विवेदी जी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्याम नारायण पांडे जी, सियाराम शरण गुप्ता जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, ये सब राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी कवियों के नाम आप लिख दीजिएगा। वैसे 5 कवियों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, किसी 5 कवि के नाम, ठीक है। तो आपके पाठ्यक्रम में कई सारे कवि हैं, तो उनमें से किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए जो आधुनिक कवि हैं, उनमें जैसे श्यामलाल गुप्ता पार्षद हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हो गए, गोपाल प्रसाद व्यास हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा मैथिली शरणगुप्त हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की रचना कर्मभूमि, जन्मभूमि आपके पाठ्यक्रम में, तो ये सब आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो ये आपके राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए कुछ कवि हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यह कविता जो है बताइए, यह कविता किसका गीत है? आओ बच्चे या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, क्या है? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये कविता किसकी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये पंक्तियां किसकी हैं बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास, कमेंट करेंगे सभी लोग। ये पंक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसको किसने लिखा है? इसको ये जागृति मूवी का गाना है, आप सभी को बता दूँ कि जागृति मूवी 1954 में आई थी, उसी का गाना है। कवि प्रदीप ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कवि प्रदीप जो है बड़े ज़बरदस्त गायक हैं।
उन्होंने लिखा है कि अच्छा, जागृति के कई गीत आपके पाठ्यक्रम में संकलित, जैसे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, ये भी जागृति मूवी का ही गाना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और एक गाना ये आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये बड़ी लंबी बढ़िया कविता है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है, जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बाट बाट में हाट हाट में यहाँ निराला ठाठ है, देखो ये तस्वीरें अपने गौरव के अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो ठीक है, और भी तमाम प्रकार की पंक्तियां हैं इसमें, तो लंबी कविता थोड़ी है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इस कविता मतलब कि यह गीत मतलब कि यह किसका गीत है, तो किसका गीत है, कवि प्रदीप का गीत है। आपको बता दूं, कवि प्रदीप जो है उनका गीत है ये। 1954 में ये जागृति मूवी आई थी, उसी मूवी का एक बेहतरीन गाना है, उसको डायरेक्ट किया था मूवी को, जागृति मूवी को सत्यन बोस जी ने। और आपको बता दूं कि इसमें यह गीत जो है स्वतंत्रता के मूल्य को बच्चों को समझाता है। इस गीत को लिखा गया और गाया गया है प्रदीप के द्वारा, प्रदीप ने खुद लिखा है इसको और खुद ही गाया है। संगीत से मतलब कि संगीत से इसको सजाया किसने, हेमंत कुमार ने। आपको बता दूं आज़ादी के 7 साल बच्चों को केंद्र में रख करके बनाई गई है कविता ये, और गाना है बेसिकली ये, और फिल्म बच्चों को सकारात्मक भविष्य की दिशा दिखाने की कोशिश करती है। आप मूवी अगर देखेंगे जागृति, एक तरफ यह गीत देश के जो है नौनिहालों के को कहीं न कहीं पे भारत के भौगोलिक आभा से परिचित करवाना, चाहे उत्तर में हिमालय की बात हो, दक्षिण में समुद्र की बात हो, चाहे आप देखेंगे लास्ट पंक्तियाँ जो है कि ये देखो बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाली है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश में मरने वाला है, ढाला है इसको बिजली ने भूचालों ने पाला है, मुट्ठी में तूफान बंधा है और प्राण में ज्वाला है, जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। तो ये जो है ज़बरदस्त तरीके से अपने देश के बारे में, अपने देश के जो है जो अमर सपूत रहे हैं उनके बारे में इस कविता मतलब कि इस गाने में बताया गया है। तो ये गाना कहीं न कहीं पे या मिट्टी मतलब यह गीत भारत की मिट्टी को तिलक बना करके मस्तक पर सजाने का आह्वान करते हुए देश के जो नौनिहाल छात्र-छात्राएँ हैं, उनको एक प्रकार से अपने स्वर्णिम इतिहास जो हमारा रहा है उसकी याद दिलवाता है। हमारे इतिहास से परिचित करवाता है, हमारे भूखंड, हमारे भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इन तमाम प्रकार के वातावरण से परिचय कराता है यह गीत जागृति मूवी का। कवि प्रदीप ने लिखा है, तो ये कविता में आप इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है। हालाँकि अगर केवल पूछा किसका गीत है तो कवि प्रदीप का गीत है, इतना लिख कर के भी छोड़ सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म और रचना कर्म पर प्रकाश डालिए। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के बारे में कुछ बताएं। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, ठीक है, इनके बारे में बताएं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ठीक है। अब द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में क्या पूछा गया है कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म और रचना कर्म दोनों बताना है आपको, ठीक है, यानी उनका जन्म कब हुआ था और उनकी रचना के बारे में आपको बताना है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में, ठीक है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कौन कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? पहली कविता उठो धरा के अमर सपूतों, और दूसरी कविता है वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म हुआ था एक गांव पड़ता है रोहता गांव, आगरे जिले में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 1 दिसंबर इनकी जो है जन्म तिथि यानी कि बर्थडे डेट है 1 दिसंबर 1916 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, किसका, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का। इनकी शिक्षा दीक्षा आगरा से हुई थी और इसके बाद में शिक्षा विभाग में विभिन्न शहरों में सेवाएं भी दी इन्होंने। 1978 में सेवानिवृत्त हो जाते हैं अपने जो है काम से। उसके बाद में जहाँ इनका पैतृक गांव है रोहता, वहीं पर फिर रहने लगते हैं और 1981 ईस्वी में आलोक नगर में आकर के रहने लगते हैं। और इनका लेखन विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो गया था बेसिकली अगर देखें तो, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद में इन्होंने साहित्य का लिखना बहुत ज़्यादा बढ़ाया अपना। वैसे शुरुआती से लिखते थे लेकिन ज़्यादा फेमस जो हुए हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद जब लिखने लगे तभी फेमस हुए हैं। ये कुल मिलाकर के आपको बता दूं कि ये माहेश्वरी जी की रचनाओं की अगर बात करें तो अच्छा, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने अपनी आत्मकथा लिखी है सीधी राह चलता रहा। अपनी मृत्यु से केवल 2 घंटे पहले ही पूरी करी थी उसको, और उसके बाद में इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 21 अगस्त 1998 को, ठीक है। और हालत इनकी ठीक नहीं होती है, तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है और मृत्यु हो जाती है, लेकिन उससे 2 घंटे पहले अपनी आत्मकथा पूरी कर ली थी इन्होंने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने।
द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की बात करें तो इनकी 40 से अधिक बाल पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। बाल साहित्य के प्रति बड़ा रुचि रखते थे ये, जिसमें बाल गीत लिखा इन्होंने 40 पुस्तकों में। बाल कथा गीत है, गीत बहुत सारे लिखे, कविता लिखी, बहुत सारे संस्मरण भी लिखे। तो ये बालकों से रिलेटेड बहुत सारी रचनाएँ इनकी हैं। 6 काव्य संग्रह लिखे हैं इन्होंने द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। इसके अलावा 2 खंड काव्य लिखा इन्होंने, 26 बाल साहित्य की पुस्तकें लिखी, 3 कथा संग्रह लिखा, 2 पुस्तकें लिखी, मतलब कि सॉरी 5 पुस्तकें 9 साक्षरों के लिए लिखी, ठीक है? इसके अलावा 3 पुस्तकें और ग्रंथावलियाँ 3 भागों में प्रकाशित हुईं। तो मतलब शिक्षा की पुस्तकें लिखी जो 3। इसके अलावा आप देखेंगे तमाम प्रकार की कविताएँ जैसे कि हम सब सुमन एक उपवन के, वीर तुम बढ़े चलो, चंदा मामा आ और इतने ऊँचे उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, ये सब कविताएँ इन्हीं की है आपके पाठ्यक्रम में संकलित। तो आप तो कविता जानते होंगे कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन-जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति, नए प्राण भरो, नया प्रभात है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति है, नई उमंग है, नई तरंगे, नई आस है, नई साँस नई, युग-युग के मुरझे सुमनों में नई-नई मुस्कान भरो, उठाओ उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कविता बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा एक कविता तो आप जानते होंगे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। ठीक है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो ये भी कविता किसकी है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न वही आ गया, उठो धरा के अमर सपूतों का सारांश लिखिए। उठो धरा के अमर सपूतों जो कविता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो कभी इसमें भारत माता के जो अमर सपूत हैं, गुला मतलब उसी उन्हीं का आवाहन करता है कवि। और उठो धरा के अमर सपूतों कविता कहीं ना कहीं पे नव युवक जो हैं उनको जगाने का काम करती है। यह कविता कवि की राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है और इन्हीं की कविता आई है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की। ठीक है? इनकी अगर बात करें तो इन्होंने नवयुवकों का इस कविता में आह्वान किया है, उठो धरा के अमर सपूतों में। देश का नवनिर्माण युवकों के जोश, उत्साह और नवचेतना से ही हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया इस कविता में। कवि भारत के नवयुवक से नवयुग के निर्माण की बात करते हुए कहते हैं कि उत्साहहीन जीवन जो होता है, वो कहीं न कहीं पे उत्साहहीन लोगों के जीवन में नई चेतना, नव उत्साह और नया प्राण भरो। चूँकि जो जिनके अंदर उत्साह नहीं है, उत्साहहीन लोग हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ऐसे लोग जिनमें उत्साह की कमी है, मोटिवेशन की कमी है, उनमें मोटिवेशन भरने का काम करो। यहाँ पर कविता में कहा गया, कविता में कहा नहीं गया कि नई स्फूर्ति, नव प्राण भरो, नया प्रभात है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योति नई, ज्योति नई, नई उमंग है, नई तरंगे, नई आस है, साँस नई। तो ये सब कविता में इतनी ज़बरदस्त तरीके से बताई गई कविता कि आप आगे उठो धरा के अमर सपूतों और इन सब में जो मतलब कि हमारे शिथिल भाई बंधु हैं, उनमें हमको एक जोश भरना है, एक उत्साह, एक नई प्राण देना है, नई सवेरे की बात कर, नई बात है, नई किरण है। इससे देश की स्वतंत्रता से पता चलता है कि देश की स्वतंत्रता की बात हो रही है, उस समय की बात है, नई किरण, नई सवेरा, ये तभी है। आज़ाद भारत हमारे लिए नई चुनौतियाँ लाया है और जिनसे तभी हम पार पा सकते हैं जब हम तन मन धन से इसका नवनिर्माण करेंगे। इस भारत की मिट्टी में हमको रहना है, तो इस भारत की मिट्टी को हमको महकाना होगा, इसको अलग अलग तरीके से सजाना होगा। तो वही बात यहाँ पर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी अपनी कविता में कहते हैं कि डाल डाल पर बैठे बिहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भंवरे मस्त हुए मंडराते हैं, नवयुग की नूतन बीड़ा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। आगे कहते हैं कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, सरस्वती माँ का पावन मंदिर यह संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आवाहन करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। ये कविता जो है मोटिवेशन पैदा करती है उन लोगों में जिनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, उन लोगों को एक प्रकार से जगाने का काम करती है जो कहीं न कहीं पे सोए हैं आलस की निद्रा में। तो ये कविता किसकी है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की है और इसका सारांश कुछ ऐसा है जो मैंने आपको बताया। लिख दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, गुलशन बावरा का पूरा नाम क्या है? गुलशन बावरा बड़े फेमस जो है
मतलब कि गीतकार हैं गुलशन बावरा। तो गुलशन बावरा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया कि गुलशन बावरा का पूरा नाम क्या है? फटाफट से आप बताएँगे गुलशन बावरा के बारे में। अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में कई गीतकार संकलित हैं, जैसे प्रेम धवन जी का नाम आप जानते हैं, गोपाल दास नीरज जी का नाम आप सुने होंगे, कैफी आज़मी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राजेंद्र कृष्ण, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे प्रसून जोशी जी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी तो हो ही गए। इसके अलावा और भी तमाम प्रकार के कवि मतलब आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिनका नाम आप लोगों ने शायद इससे पहले ना जाना हो, तो उन्होंने कविताएँ लिखी हैं आपके ऊपर, मतलब कि आपके रचनाओं में। तो जो ये हैं गुलशन बावरा जी, इनकी अगर बात करें तो गुलशन बावरा जी का मूल नाम है गुलशन कुमार मेहता। क्या नाम है? गुलशन कुमार मेहता इनका वास्तविक नाम है, पूरा नाम है। उन्हें बावरा या पगला उपनाम जो मिला है वो वितरक शांति भाई पटेल ने दिया है, फिल्म आई थी। और बाद में क्या हुआ कि यह नाम इतना प्रसिद्ध हो गया बावरा या पगला नाम कि इन्होंने एक प्रकार से अपने नाम के पीछे बावरा जोड़ लिया, गुलशन बावरा। तो ये साहित्यिक सोच और समझ के कारण गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े थे और उनकी कल्पनाशीलता ने उन्हें फिल्म जगत के आसमान पर स्थापित कर दिया, गुलशन बावरा को। तो ये है गुलशन बावरा जिसके बारे में हमने बताया, ठीक है। गुलशन बावरा जी की और बारे में अगर कुछ पूछेगा जैसे कि इनकी जन्म वगैरह के बारे में, तो इनका जन्म गुलशन बावरा जी का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1937 को, ठीक है। जब पंजाब जो है अविभाजित था, मतलब कि पाकिस्तान पंजाब और भारतीय पंजाब एक ही में था, तो उनका जन्म वहीं पर हुआ था, ठीक है, 12 अप्रैल 1937 को। और जब बंटवारे की त्रासदी हुई, बंटवारा हुआ, तो इन्होंने अपना परिवार उसमें खो दिया, फिर जयपुर में आकर के रहने लगते हैं। इनका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, गुलशन कुमार मेहता है, लेकिन गुलशन के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली और बावरा जो है इनको एक प्रकार से वो टाइटल मिला। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि गुलशन जी की शुरुआत से ही फिल्मों में आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 1955 में मुंबई में रेलवे क्लर्क की नौकरी पहले करी। फिर गुलशन ने फिल्म ब्रेक पाने के लिए काफ़ी मेहनत करी और कल्याण जी, आनंद जी और फिर कल्याण जी, फिर वीर शाह मतलब कि वीर जी शाह के रूप में उन्होंने अपना पहला गीत चंद्रसेना 1959 में लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया गीत है, उसमें इन्होंने काम किया। फिर इसके बाद में आप देखते हैं क्या जानूँ क्या कहूँ ये सावन मतवाला रे, इसमें अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से फिर आगे बढ़े। इनको फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी मिल चुका है 1974 में, और गाना था यारी है ईमान मेरा, फिल्म है गुंजार सॉरी जंजीर फिल्म का गाना है यारी है ईमान मेरा। तो इस पुस्तक पर इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका 1974 में। फिर से दोबारा इनको फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था 1968 में, मेरे देश की धरती जो है गाना है, और फ़िल्म है उपकार। और आपके पाठ्यक्रम में जो उनकी रचना संकलित है, मतलब कि इनके पाठ्यक्रम में जो आपकी मतलब कि पाठ्यक्रम में जो संकलित है वो उपकार मूवी का ही गाना है 1967 का, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, ठीक है। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कवल मुस्काते हैं। और इस तरीके से वो गाना बड़ा ज़बरदस्त है, कभी सुनिएगा अगर सर्च करिए तो गुलशन बावरा जी का वो गाना है। और इस तरीके से आप लोगों ने गुलशन बावरा जी के बारे में कुछ बातें जानी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन पर टिप्पणी कीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में, ठीक है, क्या पूछा गया है, उनके जीवन पर टिप्पणी करें, बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में बताएं। बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ओके। बताइए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो नवीन जी की अगर बात करें तो नवीन जी की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में, उज्जैन के निकट एक गांव पड़ता है, भूजालपुर नाम का गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था नवीन जी का। नवीन जी के पिता का नाम था पंडित यमुना प्रसाद, और साधारण स्थिति के ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। और नवीन जी कानपुर में श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संपर्क में आते हैं और गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर ये अपना कॉलेज छोड़ करके अपना विद्यार्थी जीवन जो है त्याग करके और जाते हैं महात्मा गांधी जी के पास और व्यवहारिक राजनीति के क्षेत्र में आ जाते हैं। कई बार जेल की यात्राएं भी करी है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। नवीन जी भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य भी रहे हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार
कराने में उनका बड़ा योगदान रहा है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का। 1955 ईस्वी में जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था उसके सदस्य के रूप में इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। 1952 ईस्वी से लेकर के 1960 ईस्वी तक ये संसद के सदस्य रहे, ठीक है। और 29 अप्रैल सन 1960 ईस्वी को काव्य पथ पर यह पथिक पंचतत्व में विलीन हो गया, मतलब कि निधन हो गया इनका 1960 ईस्वी में 29 अप्रैल को, ठीक है। तो ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी रचनाओं की अगर बात की है तो इनकी रचना है उर्मिला। उर्मिला जो है 6 सर्गों वाले काव्य है, मतलब कि 6 सर्ग है इस काव्य में, उर्मिला में। इसमें चिरूपेक्षित उर्मिला के जन्म से लेकर के लक्ष्मण के पुनर्मिलन तक की कथा के बारे में बताया गया है। उर्मिला का विरह वर्णन इसमें बहुत ही कलात्मक और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना उर्मिला में। उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी है, तो लक्ष्मण का प्रेम, मतलब लक्ष्मण का त्याग तो सबको दिखता है, लेकिन उर्मिला का त्याग किसी को नहीं दिखता। वो अयोध्या की चाहत दीवारी में रह करके अपने सास ससुर की, मतलब कि सासों की सेवा करती है, मेहनत करती है, और लक्ष्मण जी उनके साथ नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में, ठीक है, पति के ना रहते हुए 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक जो है वो यहाँ पर रहती हैं और अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती हैं। वो औरत पर लिखा बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, सोचो कितने बड़े व्यक्ति हैं, कितना बड़ा व्यक्तित्व इनका है। दूसरी बात, कुमकुम रचना इनकी है, गीत संग्रह है इनका, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुमकुम में तमाम प्रकार की, मतलब राष्ट्रीयता से रचनाएं जो लिखी है राष्ट्रीयता वाली, वो सब कुमकुम में है। इसके अलावा तीसरी जो इनके काव्य संग्रह है वो है रश्मि रेखा। रश्मि रेखा नवीन जी की प्रेमिल अभिव्यक्तियाँ इसमें कुछ रखी गई हैं, और विनय, संवेदना, कला की दृष्टि से इनका श्रेष्ठतम काव्य जो है वो रश्मि रेखा है, ठीक है। जो 3 काव्य संग्रह इनके बड़े ज़बरदस्त हैं, 3 रचनाएं, तो जिनके बारे में मैंने आपको बताया। समझ में आई चीज़ें? ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। इनकी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसका नाम है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि स्वर नभ में छाए, नास और सत्यनाशों का धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूदर हो जाएं, पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं, नभ का वक्षस्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये एक पंक्तियां मैंने पढ़ी बालकृष्ण शर्मा नवीन की गीत कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ से। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ रचना बड़ी फेमस रचना है इनकी, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, इसलिए मैंने इसकी एक पंक्तियां आपको बताई। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरीके से आप लोग जो है समझ रहे हैं हर एक व्यक्तियों के बारे में, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब माना जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की अगर बात की जाए तो गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म के बारे में कुछ बातें आपसे पूछी जा रही, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मैंने आपको वीडियो बना करके सेपरेट वीडियो बनाई गुरु गोविंद सिंह जी पर, ठीक है। उनके दोहों की व्याख्या भी मैंने करी है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, ये खास करके आप सभी को पता होगा ये कौन है गुरु गोविंद सिंह। इनके जीवन की अगर बात की जाए तो संवत 1723 से लेकर के 1765 तक रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के अंतर्गत इनका जीवन माना जाता है। गोविंद सिंह जी की बात की जाए तो 9 वर्ष की अल्पायु में गुरु गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। प्रथम गुरु नानक सिख से, मतलब कि नानक से सिख संप्रदाय के बीच जो निर्गुण काव्य धारा प्रवाहित हुई, वह प्रतिकूल ऐतिहासिक परिस्थितियों और विघ्न बाधाओं को पार करती हुई गुरु गोविंद सिंह के समय तक एक नवीन रूप ग्रहण कर चुकी थी। और गुरु गोविंद सिंह जो है, एक प्रकार से आप देखते हैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा 1.25 पे एक ऐसे एक आता नहीं है वो, तो वो इन्हीं के नाम पर आता है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में डॉक्टर भारत भूषण चौधरी लिखते हैं कि निस्संदेह आदि गुरु के दर्शन में एक ब्रह्म की उपासना तो निहित ही थी, साथ ही जाति पात, छुआछूत और भेदभाव से परे मानव मात्र को साधक रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी इन्होंने किया गुरु गोविंद सिंह जी ने। मानवता की इसी प्रबलतम भावना के कारण आदि गुरु का जहां एक ओर कट्टरपंथियों के द्वारा विरोध किया गया, वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे इनके अतिरिक्त संपूर्ण हिंदू मुस्लिम जनता द्वारा इनका स्वागत किया गया गुरु गोविंद सिंह जी का। ये बहुत बड़े संत थे, फकीर थे, मानव हित के सर्वश्रेष्ठ साधक भी थे। बहुत दसम गुरु हैं ये गुरु गोविंद सिंह। निर्गुण भक्ति की कोरी भक्ति
हीना रख करके उसे शक्ति संपन्न बनाने का काम करते हैं, जिसमें शक्ति और शिव दोनों का समायोजन इनकी रचना में आपको मिलेगा। ये है गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में अगर आपको जानना है तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति हैं गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। व्यक्ति के अलावा बहुत बड़े जो है साधक हैं, गुरु हैं, और आप देखते हैं दसम गुरु हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये कथन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चंस। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर आप ना जानते हो तो इनकी बहुत सारी रचनाएं भी आपके पाठ्यक्रम में, मतलब कि इनकी रचनाएं क्या, इनके दोहे गुरु गोविंद सिंह जी के संकलित हैं। तो उन दोहों की व्याख्या मैंने करवाई हुई है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जो है बहुत ज़बरदस्त दोहे हैं वो। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग समझ रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रबंध काव्य भी लिखे, जैसे कि जंगनामा, गुरु शोभा, श्याम सनेही, सुदामा चरित्र, कथा हीर रांझा की, माधवना मतलब कि माधवानल, काम कंदला, कनक मंजरी, साखी हीरा घाट की, ये सब प्रबंध काव्य लिखे। नीति पर रचनाएं भी लिखी, चाणक्य नीति भाषा और हितोपदेश भाषा, और भी तमाम प्रकार की मुक्तक रचनाएं इनकी हैं। ज्ञानात्मक साहित्य लिखा, कोश काव्य भी लिखा, लक्षण ग्रंथ भी लिखे इन्होंने, चूँकि आप देखते हैं चित्रविलास, रतनदास, ये सब लक्षण ग्रंथ हैं इनके। तो इस तरीके से ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चंस की अगर बात करें, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में तो आप जान ही गए होंगे, ठीक है। किस काल के कवि हैं पूछा जाए तो किस काल के आप बताओगे? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल में आते हैं, बात ध्यान रखिएगा। अगर जन्म की पूछेगा कब हुआ था तो ये बताएंगे कि ये कौन है, सिखों के 10वें गुरु जी हैं, ठीक है। और अंतिम गुरु भी हैं, 10वें गुरु भी हैं और अंतिम गुरु भी हैं। 22 दिसंबर को इनका जन्म होता है। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी आपको इनके जन्म दिवस के बारे में आपको मिलेगा। पटना बिहार में इनका जन्म हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। 4 इनकी बड़ी फेमस रचनाएं, एक तो जप साहिब, एक अकाल उस्ताद, और एक विचित्र नाटक, और एक चंडी सतंग मतलब कि चंडी चरित्र। तो ये बात ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आपसे पूछा जा रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान इनका मतलब कि ये काव्य सेनानी भी रही हैं, स्वतंत्र कोकिला रही हैं। इनका उपनाम है काव्य सेनानी, स्वतंत्र कोकिला, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 16 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1904 ईस्वी में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म होता है। नाग पंचमी का दिन उस दिन था। प्रयागराज में इनका जन्म होता है, उसमें प्रयागराज में एक निहालपुर नामक गाँव है, वहीं पर इनका जन्म होता है। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। ध्यान रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना, एक तो झांसी की रानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, और दूसरी रचना है वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। ये झांसी की रानी कविता तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। बुंदेले मुख हमने, मतलब बुंद सिंह मतलब कि बुंदेलो हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूरी फिरंगा मतलब कि दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता बड़ी फेमस कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात की तो सच्ची वीरांगना है, ओज और शौर्य की कवित्री हैं ये। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी जगत में अकेली ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की आक्रमण उदासी को त्याग करके स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को झोंक देने के लिए तैयार करने को कहा। ये वो कवित्री हैं जिन्होंने ओज और हुंकार की बात करी। ये वो कवित्री हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद की बात करी। ये वो कवित्री हैं जिन्होंने यहाँ से फिरंगियों को भगाने की बात करी। इस तरीके झांसी की रानी लड़ करके अपना योगदान दे रही थी, उसी प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान ने उस तरीके की चीज़ों को लिखा। स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी, राष्ट्र चेतना की अमर गायिका, वीर रस की एकमात्र हिंदी साहित्य की कवित्री रही सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको बता दूं ये क्रास्ट बेट गर्ल्स कॉलेज है, प्रयागराज में पड़ता है, वहीं पर इनका शिक्षा हुई थी। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है खांडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी के साथ। विवाह के बाद सुभद्रा जी के जीवन में एक नया मोड़ आता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित हो गई है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, देश सेवा के लिए तत्पर हो जाती हैं, राष्ट्रीय कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया करती थी। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कई बार जेल की यात्रा करी। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविताएं आज तक लाखों युवकों के दिलों में बसी हुई हैं, उनको लगातार वीरता की याद दिलवाती हैं।
तो इस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात करें तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से विशेष प्रोत्साहन मिला था, मोटिवेशन जो मिला इनको पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से मिला। उनकी देशभक्ति का रंग और भी गहरा और व्यापक हो जाता है जब माखनलाल चतुर्वेदी से मिलती हैं, प्रभावित होती हैं। 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु हो जाती है इनकी। और इनकी रचनाओं में आप देखते हैं मुकुल और त्रिधारा ये काव्य संग्रह हैं, सीधे साधे विचार, बिखरे मोती, ठीक है। इसके अलावा उन्मादनी कहानी संकलन है इनका एक, मुकुल काव्य संग्रह है, उसको मतलब मुकुल काव्य संग्रह पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार भी मिल चुका है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये है सुभद्रा जी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी पर टिप्पणी करें। मैथिली शरण गुप्त के बारे में कौन नहीं जानता होगा, मेरे हिसाब से अभी लोग आप लोग पढ़ कर के आए होंगे मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त की अगर बात की जाए तो हिंदी काव्य में ये मैथिली शरण गुप्त जी को दद्दा उपाधि भी दी जाती है, दद्दा कहा जाता है इनको, मैथिली शरण गुप्त को। बहुत जबरदस्त कवि हैं, राष्ट्रवादी कवि रहे हैं शुरुआत से ही। और मैथिली शरण गुप्त जी की बात की है तो द्विवेदी युग के कवि रहे हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी के अगर मैं बात करूं गुरु की, एक मतलब कि इनके पथ प्रदर्शक की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे। बहुत इज्जत करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की गुप्त जी, और गुप्त जी बहुत ज़्यादा मानते हैं गुप्त जी को, मतलब कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, जो कि द्विवेदी युग के प्रणेता माने जाते हैं, द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, और हैं भी। उन्हीं के नाम पर पड़ा द्विवेदी युग। तो गुप्त जी का और उनका बहुत बनता था, ठीक है। गुप्त जी ने कई रचनाएं लिखी, जैसे पंचवटी, चंद्रहास, कुणाल गीत, सिद्धराज, मंगल घट, अनघ, मेघनाथ वध, कई रचनाएं लिखी। आपके पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं जैसे आर्य है और मातृभूमि, ये 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। और इसकी व्याख्या भी मैंने करी हुई है, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बोल लीजिए कि हिंदी रूपी माला के एक मणि के रूप में है, ठीक है। और ये एक नक्षत्र के रूप में हिंदी साहित्य के, जो कभी भी आप देखेंगे अगर हिंदी साहित्य आप पढ़ा जाएगा देश दुनिया में जीवन में कभी भी, तो मैथिली शरण गुप्त का नाम उसमें अग्रणी करने रहेगा, अग्रणी रहेगा। साकेत नामक महाकाव्य लिखा, उस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इनको मिला। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय से गुप्त जी को डीलिट की उपाधि भी मिली, मानद उपाधि। भारत सरकार के द्वारा इनको 1954 में पद्म भूषण भी दिया गया। वे 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इनको उपलब्धि भी मिली, बहुत सारी रचनाएं भी लिखी। भारत भारती नामक रचना लिखी, जो कि पढ़ने के लिए जो दक्षिण भारत के लोग थे, आ हिंदी भाषी प्रदेश था, उन्होंने हिंदी सीखी भारत भारती को केवल जानने के लिए। भारत भारती एक राष्ट्रीय स्तर का काव्य है और देश के लिए एक प्रकार से समर्पित काव्य था, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हिंदी सीखी, ठीक है। जन्म हुआ था महावीर मतलब कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो है सेठ रामचरण गुप्ता जी के यहाँ पर। इनके पिताजी का नाम है सेठ रामचरण गुप्ता। हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम उनको भी था। 1886 में इनका जन्म हुआ था मैथिली शरण गुप्त जी का। कब हुआ था? 1886 में जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? झांसी में हुआ था। झांसी में एक जगह है, ठीक है, बुंदेलखंड इलाका, वहीं पर चिरगांव नामक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आपको बता दूं कि गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हो गई थी। घर का वातावरण साहित्यिक था, इसी कारण से गुप्त जी के मन में कविता के प्रति अभिरुचि जागृत हो गई और इन्होंने कविता लिखी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने से इनको काव्य जीवन की एक मोटिवेशनल प्रेरणा, नई प्रेरणा मिली और उसके बाद में फिर ये लिखते गए। क्लियर? तो ये इन्होंने कहा था, खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना जीवन प्रदर्शक मानते हैं। कहते हैं जो स्थान तुलसी के लिए महावीर यानी हनुमान जी का है, वही स्थान गुप्त जी के लिए द्विवेदी जी का है। ऐसा कहा गया कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो महावीर, एक तो तुलसीदास कैसे रामचरितमानस लिख पाते जब उनको हनुमान जी का अगर वरदहस्त नहीं प्राप्त होता तो नहीं लिख पाते। ऐसे ही अगर इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी का साथ नहीं मिलता इनको गुप्त जी को, तो गुप्त जी भी इतना अच्छा आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसा वो खुद ही कहते हैं। तो इस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद और महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्ता है मैथिली शरण गुप्त जी जो है के लिए। और मैथिली शरण गुप्त जी बहुत मानते हैं और दोनों लोग एक प्रकार से बहुत जबरदस्त तरीके से तालमेल बैठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोनों द्विवेदियों के कवि हैं, मतलब कि वो तो लेखक हैं खैर, लेकिन कवि रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो पूरा एकदम से किस तरीके से रचनाएं करनी है, हर हर चीज़ें वो मैथिली शरण गुप्त जी पूछा करते थे और दोनों लोग चर्चा पर चर्चा करके फिर लिखते थे, मैथिली शरण गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इनका देहावसान यानी कि मृत्यु हो जाती 12 दिसंबर 1964 को, ये बात ध्यान रखिएगा।
तो इस तरीके से हमने समझा बहुत सारे इनके बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मैथिली गुप्त जी के बारे में। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, खूनी हस्ताक्षर का भावार्थ लिखिए। खूनी हस्ताक्षर के बारे में अगर बात की जाए, खूनी हस्ताक्षर जो रचना है, इसकी अगर बात करें तो इसके बारे में कुछ बताएँ, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, खूनी हस्ताक्षर से जो प्रश्न पूछा गया है, बताएँगे। प्रश्न क्या पूछा गया है? खूनी हस्ताक्षर का भावार्थ प्रस्तुत करें। बताइएगा फटाफट से। इसको लिखा किसने है खूनी हस्ताक्षर रचना को? खूनी हस्ताक्षर रचना को लिखा है गोपाल प्रसाद व्यास जी ने, ये बात ध्यान रखिएगा। और गोपाल प्रसाद व्यास जी की अगर बात की तो बड़े फेमस विद्वान रहे हैं। गोपाल प्रसाद इनकी अगर बात की जाए, गोपाल प्रसाद जी की, गोपाल प्रसाद व्यास जी की, इनका जन्म 13 फरवरी 1915 को हुआ था। पारसौली जिला मथुरा में इनका जन्म होता है। मथुरा जिले के पारसौली नामक स्थान पर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिताजी का नाम था ब्रजकिशोर शास्त्री, माता जी का नाम था चमेली देवी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बड़े विद्वान आदमी हैं। और इनकी अगर बात की मृत्यु की तो 28 मई 2005 में सुबह 5 मतलब सुबह 6 बज रहे थे, नई दिल्ली में अपने निवास स्थान जो इनका है नई दिल्ली में, वहीं पर इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से ये हैं गोपाल प्रसाद व्यास जी। खूनी हस्ताक्षर इनका काव्य मतलब की रचना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। खूनी हस्ताक्षर की कुछ पंक्तियाँ जैसे कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। ये कविताएं हैं कुछ कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परबस होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोली स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम नहीं पैरों पर खेला जाता है, या शीश काटने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिए नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते नेता की आंखों से खून उतर आया। इस तरीके से ये पंक्तियां लिखी गई कि मुख रक्त वर्ण हो गया, दमक उठी उनकी रक्तिम काया। तो ऐसे लंबी कविता है ये। तो ये खूनी हस्ताक्षर जो रचना है, ये इन्हीं की है, गोपाल प्रसाद व्यास जी की। ठीक है, और इसके बारे में उन्होंने लिखा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया। तो इसका पूछा गया भावार्थ खूनी हस्ताक्षर का। तो खूनी हस्ताक्षर रचना जो है, इसके भावार्थ की बात की तो ये कविता देश की स्वतंत्रता के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाली, वीरों के रक्त को ही सच्चा रक्त मानने को हिमायती मतलब को मानने वाली है, या उसकी हिमायती है, उसकी एक प्रकार से पथ प्रदर्शक है, उसको आगे मतलब उसको एक्सेप्ट करती है। इसके विपरीत वह रक्त किसी काम का नहीं है जो देश के काम ना आ सके, ये बात भी कविता में बताई जाती है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बर्मा की लड़ाई के दौरान नवयुवकों से उनके खून की कुर्बानी मांगी गई, और उस दिन नेताजी का समर्थन करने वाले नवयुवकों ने सच में अपने खून का मूल्य पहचाना कि हमारे खून का मूल्य क्या है। कभी कहता है कि पराधीन नसों में बहने वाला रक्त रक्त नहीं वो पानी होता है। कभी आगे कहता है कि स्वतंत्रता की देवी के चरणों में वह जयमाला अर्पित की जाएगी, जिसमें नवयुवकों के शीश खूनी मतलब कि शीश रूपी फूल गुथे जो हों। विश्व में किसी भी देश में के स्वतंत्रता का इतिहास काली स्याही से नहीं लिखा जाता है, बल्कि यह रक्त की लालिमा से लिखा जाता है। मैंने आपको कविता पढ़कर सुनाई, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इस तरीके से ये कविता जो है, वो सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसके आह्वान पर सभी स्वयं को समर्पित करने के लिए तत्पर हो उठे, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति तन मन धन को स्वतंत्रता की देवी के चरणों में अर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। और जब बोस आह्वान करते हैं हिंदुस्तानियों का, तो जो हिंदुस्तानी स्वेच्छा से आगे आकर के इस आज़ादी के परवाने पर अपना खूनी हस्ताक्षर करते हैं और कफन ओढ़ने के लिए हंसकर प्रस्तुत होते हैं, यही इस कविता का भावार्थ है और यही इस कविता में बताया गया है। ठीक है, सभी लोग आगे बढ़ करके, और जब प्रसाद जी कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो उसी समय कविता, उसी समय की कविता है ये खूनी हस्ताक्षर। ठीक है, लिखा गया आगे कि
फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवानों पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखवा महारणवीरों ने खून ने अपना इतिहास रचा। तो इस तरीके से कविता बड़ी ज़बरदस्त है, खूनी हस्ताक्षर। आप पढ़िएगा इसको, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त कविता है। तो इस तरीके से खूनी हस्ताक्षर कविता की मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, भावार्थ बताया। ये केवल 4 प्रश्न आपको करने हैं खंडवा से, 150 या 200 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्रश्न पहला, कैफी आज़मी गीतकार के रूप में टिप्पणी करें। कैफी आज़मी के बारे में एक गीतकार के रूप में कैफी आज़मी पर टिप्पणी करें। बढ़िया प्रश्न है। कैफी आज़मी की अगर बात करें, अच्छे गीतकार हैं कैफी आज़मी जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। कैफी आज़मी जी की अगर बात की जाए तो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कैफी आज़मी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, मिजवा गांव पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1919 में। कैफी आज़मी जी की जन्म तिथि उनकी अम्मी को याद नहीं थी, और उनके मित्र थे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर सुखदेव, उनकी जन्मतिथि 14 जनवरी रख दी गई है। तो इस तरीके से मतलब कि उसमें रख दी गई थी। उन्होंने सन 1943 में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली थी इन्होंने, कैफी आज़मी ने। बाद में फिर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के सक्रिय कार्यकर्ता बने 1957 में, फिल्मों से जुड़े 1957 से। और इसके अलावा शाहिद लतीफ़ की फिल्म बुज़दिल आई थी, उसमें उन्होंने पहली बार अपने गीत लिखे। बाद में उन्होंने हीर रांझा, मंथन और गर्म हवा फिल्मों का लेखन किया। कैफी आज़मी ने सईद मिर्ज़ा की फिल्म नसीम, जो कि 1997 में आई थी, उसमें अभिनय भी किया, और यह किरदार पहले दिलीप कुमार निभाने वाले थे, बाद में कैफी आज़मी ने खुद निभाया था इसको। कैफी आज़मी केवल मॉन्ट ब्लैक पेन से लिखते थे, और उनकी पेन की जो सर्विसिंग है न्यूयॉर्क के फाउंटेन हॉस्पिटल में हुआ करती थी। जब उनकी मौत हुई तो उनके पास 18 माउंट ब्लैक पेन जो है वो मिले थे। ये भी एक प्रकार से एक जानकारी वाली चीज़ है। कैफी आज़मी को 7 हिंदुस्तानी, जो कि 1969 में आई थी रचना, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया है। ठीक है, इसके अलावा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है गर्म हवा 1975 के लिए। ठीक है, और इसके अलावा पटकथा और संवाद के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार कई बार उनको मिल चुका है। कैफी आज़मी ने कुल 80 फिल्मों के गीत लिखे, और फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर हैं कैफी आज़मी। इनका निधन जो हो गया था 10 मई 2003 को इनका निधन हो जाता है। दिल का दौरा पड़ता है, उसके कारण से बम्बई में यानी मुंबई में इनका देहांत हो जाता है। तो ये है कैफी आज़मी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आपके पाठ्यक्रम में इनका एक गीत संकलित है, हकीकत मूवी का है, 1964 में मूवी आई थी। उस मूवी का एक गाना है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बांकापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। तो ये कविता मतलब कि ये जो गीत है कैफी आज़मी का ही गीत है। तो इस तरीके से कैफी आज़मी के बारे में आप बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय कविता का सारांश प्रस्तुत करें। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात की जाए, बहुत अच्छे विद्वान हैं, आप सभी को पता होगा। ओज के कवि हैं, जोश के कवि हैं, नए कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। रचना बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। उनकी रचना हिमालय की अगर बात की जाए तो आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी रचनाएं संकलित हैं? शहीद स्वप्न मतलब कि शहीद स्तवन संकलित है, कलम आज उनकी जय बोल कविता है, तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कलम आज उनकी जय बोल बचपन में, ठीक है। शहीद स्तवन उस कविता का शीर्षक है, ठीक है। और इसके अलावा हिमालय कविता भी उन्हीं की है, ठीक है। आपको बता दूं कि हिमालय कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उसकी कुछ पंक्तियां जैसे कि मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजी, भूत ज्वाल मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज़बरदस्त कविता है रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय कविता, ठीक है। हिमालय कविता जो है भारत और चीन के युद्ध के समय दिनकर जी ने संसद भवन में इसको गाया था। संसद, चूंकि संसद के सदस्य थे ये, उसमें संसद में गाया था। राष्ट्रकवि दिनकर की हिमालय कविता में वर्तमान समय में जकड़ी हुई जो भारतीय संस्कृति की जर्जर अवस्था है उसके प्रति असंतोष जो है व्यक्त किया गया है। और इस कविता में कवि हिमालय को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे पर्वतराज हिमालय, तुम दिव्य व साक्षात्कार मूर्ति हो। तुम्हारा स्वरूप ही विशाल नहीं अपितु तुम्हारा गौरव भी विराट है। तुम भारत माता के मस्तक पर चमकने वाले हिम किरीट ही हो। तुम हिम किरीट माने एक प्रकार से स्वर्ण, तुम एक मुकुट की भांति हो जो कि पर्वत मतलब कि तुम भारत की सर पर लगे हो। हे मेरे पर्वतराज,
तुमने यह कैसी अखंड समाधि लगा ली है? तुम भला किस गूढ़ समस्या का समाधान कर रहे हो? हे यतिवर, जरा क्षण भर के लिए अपने नेत्रों को खोलो, क्योंकि दुख से व्याकुल होकर के आज पूरा राष्ट्र तुम्हारे चरणों में तड़फ रहा है। मातृभूमि की दयनीय अवस्था से क्षुब्ध कवि पर्वतराज को संबोधित करता हुआ फिर से कहता है, विपत्ति के समय में जिस देश की सीमा पर सजग प्रहरी के रूप में तुम खड़े हुआ करते थे, वीरों का आवाहन, एक प्रकार से देश के वीरों का आवाहन किया आपने, आज वह फिर से आप करें, आगे बढ़ें। तो इस तरीके से हिमालय की जो इतिहास है, हिमालय का जो गौरव है, उस गौरव के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, और ये कविता जो है बड़ी फेमस कविता रही है। और कविता में आप देखते हैं लगातार जो है जागने की बात, हिमालय के जागने की बात, और हिमालय के माध्यम से कवि कहता है कि आज तो अवध में राम के सील, पौरुष और मर्यादा की परछाई भी नहीं रही, वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण की बंसी की तान भी नहीं रही, और मगध में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की अतुल्य वीरता और शौर्य भी नहीं रहा। हे भारतीय गौरव के सजग प्रहरी हिमालय, विशाल पर्वतराज, यदि सत्यनिष्ठ और त्यागमूर्ति युधिष्ठिर स्वर्ग में रहना चाहते हो तो उन्हें खुशी से स्वर्ग जाने दे, परंतु गांडीवधारी और अर्जुन और गदाधारी बलशाली भीम को तू देश की रक्षा हेतु पुनः देश लौटा दे। आज का नया युग शंखनाद करने करके तुमको जगा रहा है। हे विराट तपस्वी, आज तू अपनी समाधि तोड़ करके जाग जा। तो चीन और भारत के युद्ध के समय की एक कविता है। कहा इन्होंने कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे, अर्जुन भीम वीर कह दे शंकर से, आज करे वे प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर बम, मतलब हर हर बम का फिर महोच्चार, ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैलराट हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रसाद, तू मौन त्याग कर सिंहनाद रे तपी, आज तप का नकाल, नवयुग शंख ध्वनि जाग जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। तो इस तरीके से हिमालय की जो वीरता है, शौर्यता, उसके माध्यम से अपने भारतीय वीरों को जगाने का प्रयास ये कवि कर रहा है संसद भवन में खड़ा होकर के। वो तो ये हिमालय कविता का सारांश है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, रासो काव्य परंपरा का इतिहास, मतलब कि अपना इतिहास है, स्पष्ट करें। रासो काव्य परंपरा का अपना इतिहास है, इसके बारे में कुछ बताएं। बढ़िया प्रश्न है। रासो काव्य परंपरा के बारे में प्रश्न पूछा गया है। रासो काव्य परंपरा का अपना ही इतिहास है, स्पष्ट करें। तो रासो काव्य परंपरा की अगर बात की है तो रासो काव्य परंपरा जो है ये अपने में आप में इतिहास है, क्योंकि 1200 ईस्वी के निकट आप देखते हैं उसी के समकालीन 4 राजपूत राज्य हिंदी प्रदेश में वर्तमान में थे। एक तो कन्नौज में गढ़वाल वंश था, ठीक है। दूसरा उसी तरफ आप देखते हैं अच्छा, गढ़वाल वंश के अलावा जो है राठौड़ वंश भी आप देखते कन्नौज में था। इसके अलावा बुंदेलखंड में चंदेल वंश हुआ करता था दूसरा। तीसरा राजपूताने में चौहान वंश, और दिल्ली में जो था उस समय तोमर वंश का शासन था। तो इस तरीके से 4 राजवंश थे। कन्नौज राय, मतलब कि कन्नौज राज्य के अंतर्गत जयचंद के दरबार में मधुकर नाम के कवि जो है थे, ऐसा माना जाता है, जिसकी रचना का नाम जयमंक जस चंद्रिका है। और यह कृति अभी भी अनुपलब्ध है, मतलब उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार का, मतलब इसी प्रकार का नाम दूसरे कवि भट्ट केदार का है, जिनकी रचना का नाम जय चंद्र प्रकाश है। यह कृति आज भी हमको नहीं प्राप्त हुई है। बुंदेलखंड राज्य से संबंधित ग्रंथ जो आलखंड आज मौखिक रूप से सुना जाता है, इधर उधर गाया जाता है, आल्हा जिसको बोलते हैं, वह किसी अज्ञात रचनाकार के द्वारा लिपिबद्ध कराया गया है। राजपूताने के अजमेर राज्य से संबंधित अभी तक 2 ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। पहला दलपत विजय का खुमान डासो, जो अभी तक आप प्रकाशित है, और दूसरा नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो, जिसका प्रकाशन हो चुका है। दिल्ली राज्य से संबंधित ग्रंथ चंद्रबरदाई जो की रचना है पृथ्वीराज रासो, यह ग्रंथ प्रकाशित रचना है, और ये एक प्रकार से काव्य दृष्टि से एक प्रबंध काव्य भी माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। तो ये सब रासो ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों के सर्वेक्षण के समय के को अगर ध्यान में रखें तो एक बात सामने आती है कि अधिकांश ग्रंथों में रासो शब्द, मतलब कि नाम के अंत में जोड़ा गया है, और काव्य शब्द का पर्यायवाची मान सकते हैं आप रासो को। रासो रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अभी तक कई मत सामने आए विद्वानों की, इसलिए गारसा दत्तासी ने इस शब्द को, इस शब्द की व्युत्पत्ति राजसूई युग से माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया कहते हैं कि रहस्य से शब्द बना है रास, ठीक है। नरोत्तम स्वामी कहते हैं कि रसिया से रास की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वानों ने इसे रासक भी कहा है रासों को। तो इस तरीके से
अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है। तो आपके पाठ्यक्रम में जो है संकलित है कुछ चीज़ें, जैसे कि आप देखते हैं आपके पाठ्यक्रम में आलखंड का कुछ नैनागढ़ की लड़ाई संकलित है, ठीक है? और जगनिक ने लिखा है, चंद्रबरदाई की रचना भी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। चंद्रबरदाई की रचना तो आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है वो पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समयन से है, ठीक है? तो चंद्रबरदाई की वो है, लेकिन आप देखते हैं नैनागढ़ की लड़ाई जो है वो संकलित है, जगनिक की है, उसको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। नैनागढ़ के राजा थे नेपाली सिंह, उनकी पुत्री थी सुनमा, जिनका विवाह आल्हा के साथ होता है। महोबा के राजा हैं परमाल, तो इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध होता है। नेपाली सिंह और आल्हा के बीच में नैनागढ़ की लड़ाई होती है, चूँकि आल्हा उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए सुनमा से जाते हैं। जोगा और भोगा नेपाली सिंह के जो है ये मतलब कि सेनापति विजय सुनमा, मतलब कि वैसे जोगा, भोगा, विजय और सुनमा, ये 4 लड़के होते हैं नेपाली सिंह के। वो एक प्रकार से इस युद्ध में भाग लेते हैं। तो आप कविता में पढ़ते हैं क्या? कविता में आप पढ़ते होंगे जैसे कि उसमें उसमें आलखंड में आप पढ़ते हैं कि कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि बजय नगाड़ा नैनागढ़ में सबिया फौज होए तैयार, और भोर भुरऊ हो मतलब कि फटात खन मारो मुहबे के सरदार, इतना कही के दोनों चलिए अपने महल पहुँचे जाए, सेना छुट गा दिन नायक सो झंडा गड़ी निशा को आए। इस तरीके से आप आल्हा जो है सुनते होंगे, जो है गाते होंगे आपके इधर उधर, ठीक है? कि तारा गम सम चमकन लागे, संतन धुनी दीन पर चाय। ऐसे गाते हैं आल्हा, जो है गाँव वगैरह में आप सुनते होंगे। हमारे पिताजी बड़े ज़बरदस्त तरीके से गाते हैं, ठीक है? ऐसे कि आगे फौजे दूनों सज गए, मची है मतलब कि मची है घोर शोर शमशान, और जोगा भोगा के मोर्चा पर लड़ी है खूब वीर मलखान। ये सब जो है ये आल्हा आलखंड की लड़ाई है, नैनागढ़ की लड़ाई। तो अंतिम 5 अंश जो है और 5 सुमेरनीय अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जगनिक ने लिखा है इसको। तो ये रासो काव्य परंपरा का ही ग्रंथ है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो, ठीक है? तो ये सब रासो परंपरा, तो इसका अपना ही इतिहास है, चूँकि 4 राजाओं में की पंक्तियाँ उनके बारे में बताया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों के संदर्भ से व्याख्या करें। देखिए यहाँ पर आ चुका है, चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्निदेव दिशा कसी, सब भूम नृप नरपति चरण चहु आन लग गई धसी, मिल्यो भान बिस्तरी मिल्यो खट्टल गड्ढी नृप, मिल्यो नंदीपुर राज मिल्यो रेवा नरिंद अप, बनजूथ मृग सिंघन गए ए नृप आखटक खिल्लई, लाहौर दाव सुल्तान तप बर कागद लिखी मिल लई। तो इस तरीके से ये रचना अगर मैं आपको बताऊं तो ये रचना है किसकी? चंद्रबरदाई की रचना है। ये बात ध्यान है, किसकी रचना भैया? ये रचना है चंद्रबरदाई की। ओके, आपने अगर इसकी व्याख्या ना पढ़ी तो मैंने पढ़ाया, इसको देख लीजिएगा। ये संदर्भ क्या लिखेंगे इसमें? संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के आदि कवि या सॉरी आदि महाकवि चंद्रबरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रसो ग्रंथ से लिया गया है। प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पृथ्वीराज के गमन का वर्णन किया है। वीर महाराज पृथ्वीराज के दक्षिण पूर्व पथ से सुसज्जित होकर के गमन करने पर उस मार्ग में पड़ने वाले जो देश के राजा महाराजे हैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुक चुके हैं। चढ़त राज पृथ्वीराज वीर अग्निदेव दिशाकसी, तो अग्निदेव दिशाकसी मतलब कि जो भी राजा हैं वो एक प्रकार से उनके समक्ष झुक जाते हैं। सब सब भूमि नृप नरपति चरण चहुर चहुआन लग गई धसी, मतलब कि जो भी चारों दिशाओं के जो अलग अलग राजा हैं सब अपने भाल मतलब कि भान राजा भान दल बल सहित आकर के मिलते हैं। दलगढ़ का राजा आप देखते हैं मिलो भान बिस्तरी मिलो खट्टल गंडी नृप, मतलब सभी राजा इधर उधर से आकर के मिलते हैं। खड्डू का राजा, दलगढ़ का राजा, ठीक है, नंदी पुर का राव, सब आकर के मिलते हैं। रेवा नरेश नरेंद्र भी आकर के मिलते हैं। मिल्यो नंदीपुर राज मिल्यो रेवा नरेंद्र अप, तो नरेंद्र रेवागढ़ के नंदीपुर के राजा सब आकर के जो है मिलते हैं। बनजूथ मृग सिंघन गए ए नृप आखट खिल्लई, मतलब कि वन में अनेक मृगों सिंहों और हाथियों के समूह थे जिनका महाराज ने शिकार खेला, ठीक है। इसके अलावा मतलब आखटक मतलब कि शिकार खेलना होता है, आखेटक माने होता है शिकार करना। तो आखेट खेलते हुए आगे बढ़े महाराज, और उसके बाद में लाहौर दांव सुल्तान तप, मतलब कि उसके बाद में क्या हुआ, जब लाहौर स्थान में जो पहुँचे तब उसके शासक थे चंड पुंडीर उस समय लाहौर के,
और सुल्तान उस समय थे, बर का गद्य लिख मिलई, और सुल्तान को कष्ट देने वाला था, और उसका बर मतलब कि श्रेष्ठ पत्र जब मिला तो उस तरीके से उसमें बताया गया। कुल मिलाकर के ये जो है पंक्तियाँ खास करके पृथ्वीराज चौहान के दक्षिण पूरब पथ में सुसज्जित होकर के जाने के बारे में है। जब उस तरफ जाते हैं तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। रीवा तट के समय अंश से लिया गया है, ओके। अच्छा, यहाँ पर खट्टल गुड्डी है, इसका मतलब होता है मतलब कि इसका मतलब होता है खट्टलगढ़ का राजा, कभी कभी तात्पर्य आपको मिलता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या मैंने करी है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है रचना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, दूसरा नंबर प्रश्न है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ठीक है, मतलब कि ये पुष्प की अभिलाषा रचना से है, और इसकी जो है व्याख्या, मतलब इसके बारे में अगर बताऊं, इसको लिखा किसने है, पुष्प की अभिलाषा को किसने लिखा है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, इसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता माखनलाल चतुर्वेदी के युग चरण नाम के काव्य संग्रह से उद्धृत है, ठीक है, उसी में संग्रहित है और वहीं से ली गई है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि इस कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान करने की प्रेरणा दी है। पुष्प के अभिलाषा के माध्यम से कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, क्या कहते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरे डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं। और कहते फिर पुष्प की अभिलाषा क्या है, मुझे तोड़ देना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। यानी पुष्प क्या कहता है, पुष्प ये नहीं चाहता है कि आप हमें सुरबाला के गहनों में गूंथने के लिए बताएं। यानी सुरबाला एक प्रकार से जो अप्सराएं होती हैं, जो देवबालाएं होती हैं, उनके आभूषणों में मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं उसमें गूंथा जाऊं। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं एक प्रकार से चाह नहीं जो है सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मुझे ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए जो प्रेमी द्वारा बनाई गई माला होती है उसमें मैं मतलब कि पिरोया जाऊं, उसमें मैं गूंथा जाऊं, प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। ऐसा मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, पुष्प कहता है। पुष्प आगे कहता है कि मेरी यह भी इच्छा नहीं कि चाह नहीं मैं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, हे हरि हे प्रभु, मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं बड़े बड़े राजाओं के सौ पर चढ़ करके सम्मान प्राप्त करूं। मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं जो है ऐसे हूँ। आगे कहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, हे भगवान, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपने भाग पर अभिमान करूं कि मैं देवताओं से भी ऊपर हूँ या देवताओं के ऊपर चढ़ाया गया हूँ। भाव यह है यहाँ पर कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है कि भाई ये सब करना तो एक प्रकार स्वाभाविक सी बात है, ये करते तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो है एकदम से पुष्प कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ये सब तो एक आम बात है, ये सब तो एक मतलब इसको मैं ज्यादा निरर्थक समझता हूँ इन सभी चीजों को, लेकिन मुझे करना क्या है, आपको करना क्या चाहिए मुझको, ये पंक्तियां डिसाइड करती हैं। मुझे तोड़ देना बनमाली, हे बनमाली, हे पुष्पवन के माली, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझको तोड़ देना। हे माली, तुम मुझको तोड़ करके उस मार्ग में डाल देना, उस पथ पर तुम फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। पथ माने जिस रास्ते पर जामे मतलब जा रहे हैं, वीर अनेक कई अनेक, यानी कि कई वीर जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, उस पृथ्वी पर, उस मार्ग पर, उस सड़क पर आप मुझको फेंक देना तोड़ करके, ताकि मैं उनके चरणों की धूली, उनके चरणों की रज को स्पर्श कर पाऊं। अपने भाग्य को धन्य मानूंगा मैं उस दिन जिस दिन मेरे ऊपर किसी वीर पुरुष या महान पुरुष के चरण की धूल पड़ जाएगी, क्योंकि उनके चरणों पर चढ़ना ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। ये कहने का भाव यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो देश प्रेम के बारे में ये पुष्प की अभिलाषा है। आगे देखिए, अगली कविता आपके पाठ्यक्रम में चली आ रही, मतलब कि आई है, बहुत ही जबरदस्त कविता है आपके पाठ्यक्रम में संकलित। अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जागी एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, घेर रहा चंद्र को ना चाव से शिशिर भाव व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए आया कलियों से में मधुर मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। तो जागो फिर एक बार ये कविता है, उसी कविता से आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगर आप इस कविता के बारे में ना जानते हो, जागो फिर एक बार कविता के, तो इसके बारे में आप जान लीजिएगा। जागो फिर एक बार कविता की अगर बात करें तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां जागो फिर एक बार कविता फर्स्ट से ली गई हैं।
और इसके रचयिता कौन है? महाकवि महाप्राण निराला जी हैं स्वयं। इस कविता को लिखा है, उसी की पंक्तियाँ हैं। और इस पंक्तियों की अगर आपको प्रसंग में लिखना है तो प्रसंग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में निराला ने रात्रि के उस मोहक वातावरण का चित्रण किया है जिसमें प्रायः सभी निमग्न हो जाते हैं। रात्रि के समय चंद्रमा का अद्भुत सौंदर्य देख करके चकोर जो पक्षी होता है वो मुग्ध हो जाता है कि भई अब चांदनी आ गई। शरद ज्योत्सना की मुग्धा सी मधुर राग रंजित कालिका पराग के भार से झुकी हुई है। इस तरीके से पुष्प जो हैं अपने आप में भंवरे ये सब अपने आप में खुशी हो गए चूँकि रात्रि आ रही है। अस्ताचल चले रवि मतलब कि जो रवि यानी सूर्य भगवान हैं, वो अस्ताचल के लिए यानी कि वो बैठने को हैं, ठीक है? सन जो है मतलब कि बैठने को हैं भगवान सूर्य जो हैं, वो अस्त होने वाले हैं। शशि छवि विभावरी में यानी कि चंद्रमा जो है सूर्य के अस्ताचल होने से रात्रि का शुभारंभ हो जाता है और रात्र होने का शुरू हो जाती है। तो उस समय चंद्रमा की जो शुभ्र जो सना है, चंद्रमा की जो चांदनी है सुनहली-सुनहली उसको देखते हैं कौन? शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जागी। यामिनी गंधा माने रजनीगंधा। जब ऐसे विभावरी में देखा शशि की छवि को चंद्रमा की जो मधुर किरण होती है उसको जब देखा रजनीगंधा पुष्प ने तो वो क्या हो गया पल्लवित हो गया मतलब कि वो फूल बनने लगा जो रजनीगंधा का फूल रात्रि में बड़ा महकता है और बड़ा फुलाता है तो वो यामिनी गंधा जागी जब रात्रि का समय आया जैसे सूरजमुखी सुबह का फूल ऐसे होता है ऐसे यामिनी गंधा रजनीगंधा रात्रि में बहुत ही जबरदस्त होता है चांदनी पा करके बहुत जबरदस्त तरीके से पल्लवित पुष्पित होता है ठीक है तो यामिनी गंधा जागी कब जब वो देखा कि भाई चंद्रमा का उदय हो गया आगे एकटक चकोर कोर दर्शन प्रिय एकटक दसोर यानी कि जो चकोर पंछी है वो एकटक तरीके से निहार रहा है किसको चकोर पंछी उस चंद्र की किरण को निहार रहा है उस शरद ज्योत्सना को निहार रहा है ठीक है इस तरीके से वो क्या कर रहा है एकटक चकोर दर्शन प्रिय किस लिए निहार रहा है उस शरद ज्योत्सना में वो मुग्धा नायिका सी मधुर राग रंजित कलियों मतलब कि आप देखते हैं आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मद ऊपर भार आप देख चंद्रमा के इस तरीके से आ जाने से जब पुष्प खिल गए हैं भंवरे उस पर मड़राने लगे हैं कलियों पर भंवरे जो है वो इधर उधर मड़राने लगे हैं पराग का संचार हो रहा है रात्रि की शुभ्र जो सना में पपीहे जो है वो पीऊ 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 बोल रहे हैं तो ये सब स्वर जो है गूंज रहा है चौतरफा ठीक है इस तरीके से आप देख रहे हैं जो है जब इस तरीके से होता है रात्रि का समय आता है रात्रि के सुंदर सुनहरे वातावरण को त्याग करके कभी पुनः कहता है जागरण का संदेश देता है कि जागो फिर एक बार दिवा और रात्रि का यह समय निरंतर बना रहता है ये हमेशा चलता रहता है कभी दिन कभी रात होता रहता है तो इसमें आपको जागने की बात है कभी जो है आवाहन करता है भारतवासियों की चेतना को जगाने का कहता है कि भारतवासी अब जो सोए हुए हैं वो जागें उनकी जो आलस्य रूपी निद्रा है उससे वो उठें इस तरीके से यहाँ पर कवि भारतवासियों को जगाने का काम कर रहा है तो इस तरीके से जागो फिर एक बार अब जो है ये मतलब कि दिन रात बीतते रहते हैं ऐसे तो उसी तरीके से रात्रि का वर्णन बड़े अच्छे तरीके से किया गया इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं कि भाषा इसकी सहज है सरल है सुगम है बोधगम्य है समझने योग्य है ठीक है आगे देखिए अगली पंक्तियां हैं चल पड़े जिधर दो डग मग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर गांधी जी के से रिलेटेड एक कविता है आप सभी को पता होगी गांधी जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कविता लिखी किसने है सबसे पहले ये जानते हैं इस कविता को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने ठीक है किसने लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है और एक कविता है चल पड़े जिधर दो डगमग ठीक है दो डग में मतलब चल पड़े जिधर दो डग मग में ये तुम्हें नमन से रिलेटेड है कविता और आपको बता दूं इस कविता की अगर बात करें तो ये कविता महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है ये बात भी ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी की अगर बात करें तो उन्हीं से रिलेटेड एक कविता है और संदर्भ में क्या लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा रचित कविता तुम्हें नमन से ली गई हैं पंक्तियां प्रसंग है कि गांधी जी की महिमा और भारत की जनता की आस्था और विश्वास को इसमें व्यक्त किया गया है गांधी जी के प्रति कविता कुछ इस प्रकार से कि चल पड़े जिधर दो डग मग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि गड़ गए कोटि दृग उसी ओर मतलब कि यहाँ पर जो है कहा कहने का प्रयास सोहनलाल द्विवेदी जी ये कर रहे हैं कि गांधी के साथ भारतीय जनता उनके पीछे पीछे चलती है
गांधी की इतनी फैन फॉलोइंग है कि गांधी जिधर चल देते हैं उधर पूरा का पूरा संसार चल देता है, पूरी की पूरी भारतीय कौम चल देती है। जिधर भी गांधी जाते हैं उनके पीछे पीछे जनता वहां चलने लगती है। चल पड़े कोटि पग उसी और, कोटि माने करोड़ों पग, कई प्रकार के कवि, मतलब कि जो पग हैं या फिर जो, मतलब कि कहने का मतलब ये है, भावार्थ ये है कि जिधर गांधी जाते हैं उधर पूरा का पूरा भारत का लोग जो है उधर चल देता है। गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गांधी की जिधर भी आप देखते हैं एक दृष्टि जाती है उधर हजारों हजारों की भीड़ जो है उनके, मतलब कि उन्हीं की दृष्टि की तरफ देखने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर भी हजारों लोग आपकी दृष्टि डालते हैं, मतलब कि उनकी उन्हीं की दृष्टि के हिसाब से देखते हैं। गड़ गए कोटि दृगुसी ओर, जिधर आप गांधी देखते हैं उसी तरफ सब देखने लगते हैं। आगे, जिसके सिर पर निज हाथ धरा, मतलब गांधी जी ने जिसके सिर पर हाथ धरा उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, मतलब कि जिसके जिसके ऊपर हाथ रख दिया कि भाई इसको बचाना है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, वहां पर भी हजारों लोग अपनी दृष्टि डाल देते हैं। मतलब जहां पर आप देखते हैं गांधी जी ने जिसके सिर पर अपना हाथ रख दिया उनकी रक्षा के लिए हजारों हाथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी रक्षा होती रहती है। जिस पर निज मस्तक झुका दिया झुक गए उसी पर कोटि माथ, मतलब जिसकी तरफ सर अपना झुका दिया, गांधी जी के साथ साथ पूरा जितने भी उनके भारतीय काम है वो सब जिस तरफ वो हाथ करते हैं उस तरफ हाथ रख देते हैं, मतलब जो गांधी जी कहते हैं वो करते हैं तुरंत, उसमें कोई शंका संदेह नहीं करते हैं। उनकी रक्षा के लिए हजारों हाथ जिस तरफ हाथ रख देते हैं हजारों हाथ उसके मस्तक पर रख जाता है रक्षा के लिए। गांधी जी इसके सामने अपना मस्तक झुका दे जिसके सामने, उसके सामने हजारों लोगों के मस्तक झुक जाते हैं। तो इस तरीके से गांधी वो हैं। आगे का पंक्तियां हैं कि हे कोटि चरण हे कोटि बाहु, कोटि माने कई चरण, कभी कहता है सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि हजारों चरणों वाले, हे कोटि चरणों वाले, हे कोटि बाहु, हे करोड़ों भुजाओं वाले, हे हजारों भुजाओं वाले, हजारों रूप वाले, हे कोटि रूप हजारों रूपों वाले तथा हजारों नाम वाले, हे कोटि नामः तुम एक मूर्ति, प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। सोहनलाल द्विवेदी जी महात्मा गांधी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि तुम एक महापुरुष हो, तुम्हारी प्रतिमूर्ति हजारों में है। ऐसे हजारों मूर्ति वाले, मतलब गांधी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सोहनलाल द्विवेदी जी ये गांधी जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे कोटि चरण हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। ये सोहनलाल द्विवेदी की देखिए महानता। एक अच्छा कवि, एक राष्ट्रवादी कवि, एक राष्ट्रवादी नेता को किस तरीके से गांधी के बारे में बताता है। आज जो गांधी को लोग गरियाते हैं या गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने गांधी जी के बारे में कितनी अच्छी चीजें लिखी है। और गांधी बहुत बड़े विद्वान थे। गांधी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, तो राजनीतिक की उतना ज्यादा इनके अंदर राजनीति के मामले नहीं थे, लेकिन फिर भी जितने आजकल के राजनीतिक बनते हैं उनसे 10 गुना ज्यादा थे गांधी उस समय में। इनके विचार में थोड़ा आपसी विचार में मतभेद आपको, मतलब कि इन्हीं के विचारों में आप देखेंगे एक तरफ दूसरी बात बोलते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बातों का तर्क, मतलब उसमें खंडन हो जाता है, लेकिन फिर भी गांधी बहुत जबरदस्त विद्वान है। गांधी गीता का ज्ञान भी रखते थे। गांधी जो है तो उन्हीं के बारे में कविता है। और इसमें पहली बात विशेष में क्या लिखेंगे कि गांधी के विषय में बताया गया है। दूसरी बात, भाषा खड़ी बोली का प्रयोग, इसमें हिंदी का प्रयोग किया गया, खड़ी बोली का। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कई चीज़ों को समझा। आगे एक प्रश्न और लघु उत्तरीय का आपको दिया गया, इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा लगे हाथ, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। प्रसाद जी की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पूछा जा रहा है। जयशंकर प्रसाद जी की जो राष्ट्रीय भावना है उस पर प्रकाश डालने को आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय, मतलब की भावना जो है प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की कविताओं में, चूंकि जयशंकर प्रसाद की कविता है आपके अरुणीय मधुमेह देश हमारा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसके बारे में मैंने आपको उसकी व्याख्या करवा दी, तो उसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रसाद जी की राष्ट्रीय भावना की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना का स्वर बिल्कुल मुखरित हुआ है। उनकी रचनाओं में आप देखेंगे देश प्रेम की भावना भरी पड़ी है। उनके जितने भी आप देखेंगे गद्य रचनाएं जो हैं वो सब ऐतिहासिक हैं, नाटक ऐतिहासिक लिखा उन्होंने, और उन ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रति अनुराग बताया, और भारतीय जो पुरानी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, उसको युवाओं के समक्ष रखने का प्रयास किया इन्होंने। प्रसाद ने देश प्रेम और जातीय गौरव के प्रति आस्थाएं जो है अपनी रचनाओं में कूट कूट कर भरी हैं। अपने भारत देश पर सर्व कुछ न्यौछावर करने की बात ये करते हैं प्रसाद जी। कहते हैं कि जियो जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व,
हमारा प्यारा भारतवर्ष या स्वाधीन रहे ये भारतवर्ष, ऐसे लिखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कवि ने अलका के द्वारा गाए गए प्रणीत मतलब प्रयाण गीत जो है उसमें देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर उत्सर्ग होने वाले वीरों का आवाहन किया। इनके नाटकों में आप देखेंगे जो ऐतिहासिक नाटक है उनमें जो है जो गीत आए हैं जो है पात्रों ने गाए हैं इनके नाटकों के, उनमें अलका जो है जब गाती कहती कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, ये पंक्तियां बोलती हैं। तो इसी तरह उसी नाटक में कार्दोलिया के द्वारा गाया गया गीत अरुणिय मधुमेह देश हमारा, स्कंद गुप्त में जिसे प्रथम किरणे मतलब प्रथम किरणों का दे उपहार, ये गीत हो गया। राष्ट्रीय प्रेम के उत्कृष्ट उदाहरण आप देखे जा सकते हैं प्रसाद जी की रचनाओं में। तो प्रसाद जी छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपने नाटकों में, अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, उनके सभी के माध्यम से परतंत्र भारत के जनमन को संबोधित उद्बोधित करते हैं और उनको राष्ट्र प्रेम की बात बताते हैं। कुल मिलाकर के प्रसाद जी की राष्ट्रीय चेतना प्रखर है। उनकी रचनाएं जन सामान्य में ऊर्जा भरने में समर्थ हैं। उनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना जागृत करने में बिल्कुल सफल हुई हैं। तो ये है जयशंकर प्रसाद जिनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना अरुणिय मधुमेह देश हमारा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है और व्याख्या मैंने करी हुई है। आप लोगों ने अगर देखा नहीं है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो उनकी रचना कौन सी, इनकी कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है जयशंकर प्रसाद की, बताइएगा। एक तो प्रयाण गीत से हिमाद्रि तुंग श्रृंग संकलित है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य मतलब कि पुण्य पंथ है बढ़े चलो, ये है। ठीक है, असंख्य कीर्त रश्मिया विकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मात्र भूमि के रुको न सूर साहसी आराति सैन्य सिंधु में सुवाग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो, ये कविता है प्रयाग गीत। अरुण ये मधुमेह देश हमारा तो ये आप जानते हैं। ठीक है, तो जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये दोनों कविताओं की व्याख्या मैंने करी है। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, कार्नोलिया गाती है उसमें अरुण ये मधुमेह देश हमारा और उसमें अलका गाती है। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा। आगे देखिए, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंडसा से, 500 या 450 शब्दों में आपको लिखना है उत्तर, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आधुनिक व राष्ट्रीय हिंदी काव्य का आरंभ भारतेंदु हरिचंद की प्रेरणा से हुआ, स्पष्ट कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज में मिल जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कवि भूषण को भारतीय संस्कृति का संवाहक कभी भी कहा जाता है या माना जाता है, स्पष्ट करें। ये प्रश्न भी बहुत जबरदस्त है, कवि भूषण की रचनाओं की व्याख्या भी मैंने करी है। अगला प्रश्न, छायावाद युगीन काव्य धारा का आरंभ किस प्रकार हुआ है, अर्थ और परिभाषा बताते हुए राष्ट्रीय चेतना पर टिप्पणी करें। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। और हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार प्रेम धवन के गीतों का राष्ट्रवादी स्वर बताइए। प्रेम धवन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया होगा। प्रेम धवन जो है बहुत ही जबरदस्त विद्वान है, ये बात ध्यान रखेंगे। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार हैं प्रेम धवन। 13 जून 1923 को अम्बाला में इनका जन्म होता है। लाहौर के FC कॉलेज में स्नातक की शिक्षा पूरी करते हैं। और मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी इनके सहपाठी यानी साथ पढ़ते थे इनके। और पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुलजार इनके सीनियर छात्र थे प्रेम धवन के। साहिर लुधियानवी और प्रेम धवन जो थे वो यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। कॉलेज की पत्रिका में दोनों ने जम करके लिखा। साहिर लुधियानवी गजल रचते थे और प्रेम धवन गीत लिखा करते थे। ठीक है, प्रेम धवन आगे चलकर कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े। शिक्षा के बाद पीपुल्स थिएटर ग्रुप में शामिल होते हैं, जिसके 4 वर्षों तक नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण लिया इन्होंने। कम लोग जानते हैं कि प्रेम धवन ने लगभग 50 फिल्मों में नृत्य निर्देशन भी किया है। फिल्म नया दौर का आप देखेंगे गाना है उड़े जब जब जुल्फें तेरी कंवारियों का दिल मचले, प्रेम धवन के ही निर्देशन में आप देखते हैं ये गाना जो है रिलीज हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। इसके अलावा 2 बीघा ज़मीन की रचना गीत है हरियाला सावन ढोल बजाता आया। इसमें आप देखते हैं जब जो है थिएटर ग्रुप असमय ही बिखरा तो लेखिका इस्मत चुगताई बॉम्बे टॉकीज ले आई इनको। और उसके बाद में फिर आप देखते हैं फिल्म जिद्दी के लिए पहला ब्रेक इनको मिला। इस तरीके से आप देखते हैं लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया था। चंदा जा रे ये भी इनका एक सुपरहिट गाना था। ठीक है, लोकप्रिय गीत इनके बहुत सारे गानों के हैं।
आप देखेंगे बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे हैं, चंदा मामा दूर के, ठीक है? ये भी गाना इन्हीं का है। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में संकलित है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, हम हिंदुस्तानी मूवी का गाना है। तो ये हैं आपके अ, प्रेम धवन जी, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा, ओके? ये राम मनोहर लोहिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी विश्वविद्यालय में जैसे कि जो है चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर मतलब कि उसका तो शायद पेपर हो गया है। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जैसे कि महावीर मतलब कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए और चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा नहीं हुई, सभी के लिए सिलेबस यही है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।